अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मुईद पीज़ादा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अब से चंद घंटों में एज़ आई स्पीक इसके कुछ घंटों के बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के दरमियान एक मीटिंग जो है वो होने वाली है। ये जो मीटिंग होगी तो हमारे सामने आएगा कि एजेंडा में जो पॉइंट्स थे उसमें से किन किन चीज़ों पे इत्तफाक हो सका, क्या फ़ैसले हुए हैं और एक पूरा उसकी तफसीलात जो हैं वो हमारे सामने आ जाएंगी। लेकिन हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है कि एक बहुत बड़ा जो इशू इन मीटिंग्स में इस मीटिंग में है वो चीन से पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल रीलोकेशन का है। यानी चीन में जो सनसेट इंडस्ट्री है जिसकी चीन में इफादियत ख़त्म हो चुकी है या बहुत एनवायरमेंटल इश्यूज़ की वजह से या ग्लोबल इश्यूज़ की वजह से उसे चीन में अब सस्टेन नहीं किया जा सकता। उस इंडस्ट्री को कैसे पाकिस्तान में कंसीव्ड जो सोचे गए हुए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उनमें ट्रांसफ़र किया जा सके। अब 9 स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन्स जो हैं वो पाकिस्तान में आइडेंटिफ़ाई किए गए थे अब से 2-3 बरस पहले, और उनमें से इस वक़्त हुकूमत पाकिस्तान की प्रायोरिटी में, इमरान खान हुकूमत की प्रायोरिटी में 5 स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन्स हैं। जैसे अब से चंद दिन पहले जब सीपेक के स्टेट मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल जो असिस्टेंट हैं जनाब खालिद मंसूर साहब, उन्होंने मुझसे बात की प्राइम मिनिस्टर के विज़िट के हवाले से, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि 5 एसईसीज़ जो हैं वो इस वक्त प्रायोरिटी में है। ये 5 जो एसईसीज़ हैं इसमें एक गवादर पोर्ट सिटी है, एक इसमें कराची के करीब कंसीव्ड धाबेजी है, एक इसमें फैसलाबाद के करीब अलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी है, और एक इसमें खैबर पख्तूनख्वा में, चौथा जो है वो राशाकई में है, और पाँचवा जो है वो बलूचिस्तान में है बोस्तान के नाम से, जिस पे अभी फ़िज़िकल उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई काम नहीं हुआ। वो एक ड्राइंग रूम बोर्ड पे है, प्लानिंग की स्टेज के ऊपर है। इसके अलावा इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी जिसे आईसीटी कहा जाता है, आज़ाद कश्मीर और ग़ालिबन गिलगित बल्तिस्तान में एक स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन जो है वो कंसीव किया गया। टोटल 9 हैं जिसमें से 5 प्रायोरिटी पे हैं, और इंडस्ट्रियल रीलोकेशन जिसमें चाइनीज़ कंपनीज़ को ये परसुएट किया जाए चीन की हुकूमत की मदद से कि वो इन इंडस्ट्रियल जोन्स में आके इन्वेस्टमेंट्स करें। जैसे कि रशिया कई तो आइडेंटिफाई ही हुआ है कि वहाँ चाइनीज़ कॉरपोरेशंस और कंपनीज ही इन्वेस्टमेंट करेंगी। इस इंडस्ट्रियल रीलोकेशन के नतीजे में पाकिस्तान में ना सिर्फ जॉब क्रिएशन होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, बल्कि जो बेसिक इंडस्ट्रियल स्किल्स हैं उनकी ट्रांसफ़र होगी। जो हम पहले भी जब हम बात करते हैं पाकिस्तानी कॉरपोरेशन से, कंपनी से और पाकिस्तानी ऑफिशियल से, तो हमें एहसास होता है, हमें पता चलता है कि गुज़श्ता 4-5 बरस में सीपेक के नतीजे में बहुत सी जो कोर इंडस्ट्रियल स्किल्स हैं उनकी पाकिस्तान में ट्रांसफ़र हो सकी है, और पाकिस्तानी इंजीनियर्स को और लेबर फोर्सेस को और मैनेजर्स को बहुत सा काम जो है ना स्किल सेट सीखने का मौका मिला। तो जो प्रिंसिपल पॉइंट है वो इंडस्ट्रियल रीलोकेशन है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के हवाले से। ये वो पॉइंट है जहां आपको अहमियत समझ आती है कि नौशकी और पंजगोर में 2 तारीख को बलूचिस्तान में जो सो कॉल्ड बलोच नेशनल आर्मी जो है उसके जो हमले हुए हैं उनकी अहमियत और सिग्निफिकेंस क्या है, और उसका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के चीन के विज़िट के साथ क्या ताल्लुक़ है। अब इस हवाले से बहुत कुछ छप चुका है, चूँकि हमले जो हैं 2 तारीख को हुए और 3 तारीख में अखबारात, इदारी एनालिसिस छपा, और हिंदुस्तान के अखबारात ने बहुत मज़े ले लेके, बहुत चटखारे ले लेके जो है उन्होंने इन हमलों को डिस्कस किया। और वहाँ पर पाकिस्तानी सो कॉल्ड अननोन किस्म के पाकिस्तानी एनालिस्ट हैं जिन्हें इस मुल्क में बहुत ही कोई जानता ही नहीं है, अगर आप मगरबी अखबारात को छोड़ दें। लेकिन बहरहाल उन एनालिस्ट को रेफ़र करके ये कहा गया कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी एनालिस्ट का ये कहना कि इन अटैक्स का ताल्लुक प्राइम मिनिस्टर के चीन के दौरे के साथ है, ये तो बात बनती नहीं है लॉजिकली, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर का ट्रिप जो है उसका जो स्केड्यूल है वो बहुत देर से सेटल हुआ है, बहुत देर से सामने आया है, और इस किस्म के जो दहशतगर्दी के हमले होते हैं इनको तो प्लान करते हुए, इनकी रेकी करते हुए, इनकी लॉजिस्टिक्स करते हुए कई कई हफ्ते जो हैं वो लग जाते हैं। बिल्कुल सही है, इस किस्म के दहशतगर्दी के हमलों में कई कई हफ्तों की जो है प्लानिंग होती है, इसमें कोई शक नहीं। इसी वजह से हमने हमेशा ये कहा कि पठानकोट के एयरबेस के ऊपर जब कुछ फ़दाइन या सुसाइड हमला आवर घुस गए थे नवाज़ शरीफ और नरेंद्र मोदी की लाहौर की मीटिंग के 1 हफ़्ते के अंदर अंदर, तो हमें शक और गुमान गुजरता है कि इतनी जल्दी कम से कम पाकिस्तान से बैठी हुई कोई इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन जो है इतना इफ़ेक्टिव, यानी 25 तारीख की रात को एक मीटिंग ख़त्म होती है नवाज़ और मोदी के दरमियान, और 1 दिसंबर को या 31 दिसंबर को या 1 जनवरी को जो अटैकर्स थे
وہ पठानकोट के पेरीमीटर में दाखिल हो जाते हैं, तो ये बात बनती नहीं है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में इमरान खान का जो विज़िट है वो तो इस्लामाबाद के सरकारी हलकों डिपार्टमेंट्स को 15 दिसंबर 16 दिसंबर कह लें कि दिसंबर के दरमियान तक इसका पता चल चुका था, और उसकी बड़ी वाज़ेह वजूहात थी, क्योंकि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने विंटर ओलंपिक्स का बाइकॉट तकरीबन 6 या 7 दिसंबर को कर दिया था। उसके फ़ौरन बाद जो चीन की हुकूमत है, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की जो टीम है, वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने दुनिया भर के अपने एलाइज़ को कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया था, जिसमें पाकिस्तान सरे फहरिस्त था, जिन्हें कहा गया कि आप एक समिट लेवल पे यहाँ पे मीटिंग करें और विंटर ओलंपिक्स में आएँ और इसमें शामिल हों। जैसे रूस के सदर पुतिन जो है वो वहाँ पहुँचे, उन्हें बुलाया गया, इजिप्ट के सदर प्रेसिडेंट सिसी वहाँ पे पहुँचे। तो ये बात विजिबल थी, ये बात बड़ी ऑब्वियस थी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान विंटर ओलंपिक्स के लिए जा रहे हैं। और फिर जनवरी 2022 के पहले हफ्ते में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हवाले से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अखबारात में ये बात बाकायदा छप चुकी थी। तो जहां ऑफिशियल सर्कल्स को मिड दिसंबर में पता था और दिसंबर के तीसरे हफ्ते में तो बेतहाशा लोगों को पता था मीडिया में भी, लेकिन जनवरी के पहले हफ्ते में बाकायदा ये चीज़ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अखबारात में छप चुकी थी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान विंटर ओलंपिक्स के हवाले से चीन जा रहे हैं। और ये भी मालूम था कि विंटर ओलंपिक्स जो हैं उनका इफ्तिताह और इनाग्रेशन 4 फरवरी को हो रहा है। तो ज़ाहिर है कि सारी टाइमिंग तय थी। तो जब आप 2 फरवरी को ये अटैक्स देखते हैं, 2 फरवरी को, तो आपको ये समझ आता है कि इसकी टाइमिंग की क्या सिग्निफिकेंस है। अब इन अटैक्स के ज़रिए जो सो कॉल्ड बलोच नेशनल आर्मी, और इसका एक वाइडर कॉन्टेक्स्ट भी है जिसे मैं भी डिस्कस करता हूँ, इसका ताल्लुक सिर्फ चीन के साथ नहीं है, टू दैट एक्सटेंट आई एग्री। लेकिन चीन के हवाले से क्या पैगाम दिया गया? चीन के हवाले से पैगाम ये दिया गया, चूँकि पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि इंडस्ट्रियल रीलोकेशन हो, उसके लिए एक माहौल चाहिए, उसके लिए एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट चाहिए। तो मैसेज यहाँ पे ये दिया गया है कि पाकिस्तान चीन की इन्वेस्टमेंट्स के लिए सेफ़ नहीं है, महफूज नहीं है। और जब आप मिलिट्री गैरिजन्स या एफसी के सेंटर्स के ऊपर, एफसी के अपने जो कमांड सेंटर्स हैं, उसके जो गैरिजन्स हैं, उसके जो कैंट एरियाज़ हैं, कमांड एरियाज़ हैं, उसके ऊपर इंतहाई ट्रेंड दहशतगर्द हमला आवर हो सकते हैं, अंदर घुस सकते हैं, कई कई घंटों लड़ाई कर सकते हैं। तो चीनी कंपनी और उनकी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान में गैर महफूज रहेंगी। एक पिछली वीडियो में मैंने आपको दासू का जिक्र किया था कि कैसे दासू का जो अटैक हुआ जुलाई 2021 में, उसके बाद पहली दफ़ा चीन की सेंसिटिविटी सामने आई, क्योंकि चीनी उस तरह से सेंसिटिव नहीं है इन हमलों में जिस तरह से मगरबी ममालिक होते हैं, ये अमेरिका होता है। लेकिन बहरहाल चीनी सेंसिटिविटी सामने आई और वो एक वुल्नरेबिलिटी का एंगल आया कि अगर आप चीनी, और कई दर्जन हमले हो चुके हैं बलूचिस्तान में और डिफरेंट एरियाज़ में दासू समेत, तो एक अगर आप चीनियों पर इतने हमले करें तो चीनी भी फ्रस्ट्रेट होंगे कि पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, यहाँ की इंटेलिजेंस और हुकूमत जो है वो क्यों इन हमलों को रोक नहीं पा रही, वो क्यों इन हमलों को रोकने में नाकाम नज़र आती है। तो यहाँ पर ये मैसेज दिया गया है कि चीनी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान में महफूज नहीं रह सकती। लेकिन इन हमलों का एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट भी है, एक वाइडर कॉन्टेक्स्ट भी है जिसे समझना ज़रूरी है। अब जबकि ये कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता चंद हफ़्तों में इन बलोच आउटफिट्स के और दहशत टीटीपी के हमलों में बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी आई है, उसमें शिद्दत आ गई है, ये पहले से कहीं ज़्यादा ऑर्गेनाइज नज़र आते हैं, तो मैं आपको याद दिलाऊंगा वो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो नवंबर 2020 में आईएसपीआर ने फ़ॉरेन ऑफिस के साथ बैठ की, जिसमें डीजी आईएसपीआर बैठे, फ़ॉरेन ऑफिस वहाँ पे था और शाह महमूद कुरैशी साहब थे गालिबन। और वहाँ पर एक 100 पेजेस के करीब का एक डोसियर जो है उसे इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया के सामने रखा गया, जिसको इंटरनेशनल मीडिया ने कोई खास नहीं डाला। हिंदुस्तान के मीडिया ने कहा कि ये सब भौतान है, बकवास है। लेकिन उसमें जहाँ उस डोसियर में जहाँ ये बताया गया था कि हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ जो है वो बलूचिस्तान जो फाइटर्स हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, जो दहशतगर्द हैं, उन पे कितना ख़र्चा कर रही है, कौन कौन से की इंडियन ऑफिशियल्स जो हैं उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, किस किस तरह से ये बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हुई हैं, कितने पैसे टीटीपी के लिए रखे गए, कितने बलोच ऑर्गेनाइजेशंस के लिए रखे गए, एनडीएस का क्या रोल है। वहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी थी कि इंडियन एजेंसी ये कोशिश कर रही है कि इन बलोच आउटफिट्स को और टीटीपी के जो फ्रैगमेंट्स हैं, क्योंकि फ्रैगमेंटेशन हो चुकी थी, टीटीपी की भी शिकस्त हो चुकी थी, 2019-20 तक उनको रिवर्सल हो चुके थे, उनको रीग्रुप करने की कोशिश थी। इसी तरह बलोच इंसर्जेंट्स जो हैं वो कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी के बाद, एक्सपोजर के बाद, बलोच इंसर्जेंट्स जो हैं वो भी खासे डिसअरे का शिकार थे। तो इंडियन एजेंसी ये कोशिश कर रही थी कि कैसे इन डिफरेंट फ्रैगमेंट्स को, जो स्प्लिट फैक्टर्स हैं, इनको
इकट्ठा किया जाए, रीऑर्गेनाइज़ किया जाए और उन्हें एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के तहत लाया जाए। और उसके लिए ग़ालिबन उस वक़्त एक टर्म ब्रास की, BRAS की टर्म जो है वो भी इस्तेमाल की गई। कैसे ब्रास के नीचे 4 कंपोनेंट्स या 4 एंटिटीज़ जो हैं वो होंगी। अब जब हमला हुआ है 2 तारीख को नौशकी अपशोर में, तो हमें रिपोर्टेडली हम देखते हैं कि ये हमलावर पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर ट्रेंड थे, इनके पास बेहतर असला था, इन्होंने अमरीकी साख्ती M4 और M16 राइफ़ल्स इस्तेमाल की, इनके पास फुटवेयर बहुत अच्छा था, इनकी वाटर फ्लास्क बहुत अच्छी थी, इनकी जैकेट, गियर और सब चीज़ें इनकी अच्छी थी। और हमेशा ये समझा गया था पाकिस्तान मिलिट्री की तरफ से कि बलोच मिलिटेंट्स का फाइटिंग स्टेमिना, ये कैपेबिलिटी उस तरह की नहीं है जैसी कि TTP की वज़ीरिस्तान के एरियाज़ में, साउथ वज़ीरिस्तान, नॉर्थ वज़ीरिस्तान में देखी जाती थी। और इस दफ़ा TTP के स्टाइल से इनका स्टेमिना देखने में आया। इन्होंने FC को कई घंटों के लिए एंगेज किया, इन्होंने खासा ऑडेशियस और ब्रेव जो है वो अटैक किया। तो आप देख रहे हैं कि वो जो एक ट्रांजिशन थी और वो जो एक स्किल सेट था, वो आपको उसकी ट्रांसफर्स भी यहाँ पे नज़र आते। इन अदर वर्ड्स ये कहें कि इंडियन इंटेलिजेंस का जो एक मास्टर प्लान था, जिसका ज़िक्र ISPR ने किया, फॉरेन ऑफिस ने किया, अपने डोसियर में बताया, जिसको हिंदुस्तान की मीडिया ने कहा कि बकवास है, बहतान है, वो हमें एक प्रैक्टिकल शक्ल में भी नज़र आ रहा है। ये तो उसका हो गया एक कंपोनेंट। दूसरा, अभी हम सुन रहे हैं कि ख़ुद हिंदुस्तानी अखबारात और बहुत से सोर्सेज जो हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये कह रहे हैं कि अब एक बलोच नेशनल आर्मी जो है वो क्रिएट हो गई है। बलोच ग्रुप्स जो हैं वो मर्ज हो गए हैं। उसमें बलोच रिपब्लिकन आर्मी BRA, जो बरहमदाग, जिसको बरहमदाग मुफ्ती और मेहरान मरी जो कि खैरवश मरी के साहिबजादे हैं, वो रन करते हैं। तो ये जो आउटफिट्स हैं ये अब इकट्ठी हो रही हैं। BLA अभी भी इनका पार्ट नहीं है। अब ये सब कुछ कहा जा रहा है। जब ये सब कुछ हम कह रहे हैं, जो भी कह रहा है, इसको लिख रहा है, उसको ये याद रखना ज़रूरी है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस, पाकिस्तान की ISPR और पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस जो है वो अपने डोसियर में इसको पहले से प्रिडिक्ट कर चुके हैं। अब पाकिस्तान में ये शादियाने बजाए गए थे। एक और एलिमेंट और उसका पहलू ये है कि पाकिस्तान में हम सब ने शादियाने बजाए, उनमें मैं भी शामिल था, कि काबुल के फॉल के बाद जो स्पेस मिली हुई थी अफ़गानिस्तान के अंदर NDS की मदद से बलूच इंसर्जेंट्स को और TTP को, वो स्पेस अब जो है वो डिनाई हो जाएगी। अब यहाँ इंडियन इंटेलिजेंस ने ये हमें साबित करके दिखाया है कि बावजूद इसके कि अफ़गानिस्तान के बड़े शहरों के अंदर अफ़गान तालिबान की सपोर्ट अगर नहीं भी हासिल बलूच इंसर्जेंट्स को और TTP को, उसके बावजूद उन्होंने उनके लिए तरीके निकाल लिए हैं। और वो मैंने चेक किया कि वो क्या क्या तरीके हैं। पहले ये जो ग्रुप्स थे, इनके प्रीडोमिनेंट इनकी पोजीशनिंग जो थी वो अफ़गानिस्तान में कंधार में थी, जहाँ इनको NDS की ओपन, वहाँ की हुकूमत की और इंटेलिजेंस की ओपन सपोर्ट हासिल थी। अब वहाँ से मूव करके ये चले गए हैं हेलमंद में, निमरोज़ में और फरा में। उन प्रोविंसेस में, एरियाज़ में चले गए हैं जो ईरान के बॉर्डर के करीब हैं। अफ़गानिस्तान की भी टेरिटरी बहुत ज़्यादा है। अफ़गान तालिबान को कोई इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव वहाँ पे कंट्रोल नहीं है। अब ये अफ़गान तालिबान के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से बाहर जो शहर, इलाके या प्रोविंसेस हैं या ट्राइबल एरियाज़ हैं, वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। उसके अलावा ईरानियन बलूचिस्तान, सीस्तान से भी ऑपरेट कर रहे हैं, जहाँ सुन्नी ट्राइबल ग्रुप्स, बलोच, जो बलोची और ब्रोही वराही बोलते हैं, वही उसी वो जो एथनिकली सिमिलर हैं, वहाँ की भी सपोर्ट हासिल है। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को और इदारों को किसी हद तक ये शक भी है, जो मीडिया में आया भी है, कि ईरान की भी एक टैसिट सपोर्ट जो है इस वक्त इन ग्रुप्स को हासिल है। मतलब ईरानी जो हैं वो इसे एक्टिवली सपोर्ट अगर नहीं भी कर रहे तो इसे इग्नोर कर रहे हैं, इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं और इन ग्रुप्स को ऑपरेट करने का मौका दे रहे हैं। उनकी अपनी ग्रीवेंसेस हैं, उनकी अपनी ख्वाहिशात भी हैं, उनकी भी अपनी रीजनल एस्पिरेशंस हैं और गवादर के हवाले से उनको एक डिस्टर्बेंस भी है। दैट मीन्स कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की हुकूमत को ईरान को बेहतर एंगेज करने की ज़रूरत है, अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने की भी वहाँ पे उसके साथ ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे लार्जर गोल्स हमें क्या समझ आते हैं? तो लार्जर गोल्स सिर्फ ये नहीं है कि चीनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उन्हें फ्रस्ट्रेट किया जाए। वो तो है ही, एक बहुत बड़ा गोल है कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स को फ्रस्ट्रेट किया जाए। एक कैपेबिलिटी ये दिखाई जा रही है कि बलूचिस्तान से बाहर निकल के पंजाब में, लाहौर में और इस्लामाबाद के करीब GT रोड के ऊपर जो हमले किए जाएँ, ख़ास करके लाहौर में, जिसका मकसद ये है, एक तो वजह ये है कि बलूचिस्तान में तो हमले ये बहुत करते हैं, 90% हमले नाकाम हो जाते हैं, चेक पोस्ट पे हमले करते हैं, उसकी कोई बहुत बड़ी खबर जो है वो बन नहीं पाती। तो ज़रूरत अब ये महसूस किया जा रहा है कि अगर आप लाहौर में हमले करेंगे, पंजाब में हमले करेंगे, इस्लामाबाद की तरफ हमला करेंगे, तो उसकी खबर बहुत बनेगी और इन ग्रुप्स को अपनी
पोटेंसी और अपनी इफ़ेक्टिवनेस जो है वो दिखाने का बहुत सा मौका मिलेगा। तो यहाँ पर इन ग्रुप्स को ज़िंदा रखने की एक कोशिश की जा रही है। इन तमाम ग्रुप्स के लिए और उनके हिंदुस्तानी हैंडलर्स के लिए जो बुरी खबर है वो ये है कि बावजूद उनकी तमाम तर कोशिशों की, चूँकि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का हुजूम बहुत ज़्यादा है और उसकी कैपेबिलिटी भी है और प्रूवन उसका एक एक्सपीरियंस है इंसर्जेंसी को हैंडल करने का इसी किस्म के एरियाज़ में, तो अगले चंद हफ्तों के अंदर अंदर बलूचिस्तान में और ट्राइबल एरियाज़ में पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट एक बार फिर इट विल बी एबल टू टर्न अराउंड एंड इट विल बी एबल टू, जिसे कहते हैं ना कि इट विल बी एबल टू पीस इट्स एक्ट टुगेदर, और वो अपने जो उसके गैप्स हैं कम्युनिकेशन के, लॉजिस्टिक्स के और मॉनिटरिंग के, उसको वो बहुत हद तक पूरा कर लेगी और इन हमलों की शिद्दत जो है वो बढ़ नहीं पाएगी और इनमें हो सकता है कि कमी आए और ये बहुत ज़्यादा जो है इसमें इनको नाकामी का सामना करना पड़े। बट हैविंग सेड दिस, ये बहुत बड़ा सवाल है कि इंडियन इस्टेब्लिशमेंट और इंडियन इंटेलिजेंस के लार्जर गोल्स क्या हैं। सीपेक को फ्रस्ट्रेट करना एक गोल है, बलूचिस्तान के अंदर एक रेजिस्टेंस को ज़िंदा रखना एक गोल है, और टीटीपी के ज़रिए पाकिस्तानी स्टेट को हर्ट करना जो है वो भी एक बहुत बड़ा गोल है। अब जब आप सिक्योरिटी के जो एनालिस्ट हैं और जो लोगों से आप जो रिसोर्सेज हैं जो उनको पता है मामला का बलूचिस्तान के, उनसे जब मैंने बात की तो वो ये कहते हैं कि जो काइनेटिक चैलेंज है बलूचिस्तान का, यानी आपने काउंटर इंसर्जेंसी कैसे करनी है, चेक पोस्ट को कैसे इंप्रूव करना है, कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव करना है, फायर आर्म स्किल्स कैसे इंप्रूव करनी है, इंटेलिजेंस को कैसे इंप्रूव करना है, ये इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। ज़्यादा बड़ा चैलेंज बलूचिस्तान में नॉन काइनेटिक है, पॉलिटिकल है। अब बलूचिस्तान की आबादी 1947 में 5 लाख के करीब थी 1947 में, और ज़ाहिर है कि उसकी टेरिटरी 43% ऑफ पाकिस्तान जोग्राफिकल लैंड मास। बलूचिस्तान में अब आबादी बलूचिस्तान की 12 मिलियन से ज़्यादा, यानी 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा बलूचिस्तान की आबादी। ये आबादी अभी भी फैसलाबाद डिवीज़न से कम है। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि बलूचिस्तान के अंदर पॉलिटिकल डेवलपमेंट की जाए, उसकी पॉलिटिकल इंटीग्रेशन की जाए, उसकी डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस किया जाए। लेकिन पॉलिटिकल इंटीग्रेशन के हवाले से 2-3 कमेंट्स करने बहुत ज़रूरी है। फैसलाबाद डिवीज़न जो है उसकी गालिबन 22 सीटें हैं पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के अंदर, उसके 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, 22 उसके MNAs हैं पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के अंदर। बलूचिस्तान की 12 मिलियन या 13 मिलियन की जो आबादी है उसके सिर्फ 18 MNAs हैं पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के अंदर। अब ज़ाहिर है कि जो रिप्रेजेंटेशन है नेशनल असम्बली में वो पॉपुलेशन के साथ प्रोपोर्शनेट है, लेकिन कोई तरीका निकालने की ज़रूरत है कि 43% लैंड मास की जो रिप्रेजेंटेशन है पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में वो इम्प्रूव की जाए। सेनेट में तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन पहले ही है, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, PMLN है, पीपल्स पार्टी है, मौलाना फजल रहमान की जमात है, इनकी किस तरह से विजिबिलिटी जो है और इनकी जो इंटरेस्ट है पॉलिटिकल, इनका जो पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट है, पॉलिटिकल कैपिटल है, वो ज़्यादा स्पेंड हो सके बलूचिस्तान के अंदर। गुज़िश्ता अगर 20 बरस की तारीख पे नज़र दौड़ाएं तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स और जो टॉप ऑफिशल्स हैं वो कभी कभी बलूचिस्तान जाते हैं एक दिन के लिए, ये सुबह जाते हैं वापस आ जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का भी जो पूरा अंदाज़ है वैसे को बहुत मुख्तलिफ नहीं रहा। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का भी ऐसा ही स्टाइल था, उससे पहले भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत में भी ऐसा ही था। तो किस तरह से पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम सियासी जमातें अपने इंटरेस्ट और पॉलिटिकल कमिटमेंट में इजाफा कर सकती हैं। उसके बाद फिर बात आ जाती है कि कैसे हमने ज़्यादा स्पेंडिंग करनी है बलूचिस्तान के हेल्थ स्ट्रक्चर पे। पानी वहाँ का बहुत बड़ा मसला है, बहुत जेन्युइन मसला है। यही वजह है कि बलूचिस्तान की तारीखी तौर पर इतने बड़े लैंड मास की आबादी को बहुत ज़्यादा नहीं थी, चूँकि वहाँ पानी नहीं है। पानी के साथ ही आबादी का ताल्लुक होता है, लेकिन मॉडर्न इंडस्ट्रियल एज में आबादी अब बढ़ के 12 मिलियन से ज़्यादा हो चुकी है। उसके पास वाटर रिसोर्सेज नहीं है, इसी तरह एजुकेशनल रिसोर्सेज बहुत नाकाफ़ी हैं। उससे ज़्यादा बढ़ के स्किल सेट्स जो बहुत ज़रूरी हैं वो बहुत कम है। जब एक पॉपुलेशन को ये सब चीज़ें नहीं मिलती, उसके पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसके पास मेगा स्ट्रक्चर्स नहीं है, उसके पास बिल्डिंग स्ट्रक्चर नहीं है, उसके पास इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर नहीं है, तो फिर वहाँ पर ये कहना कि देखें आपके लिए कुछ किया नहीं जा रहा, आपको इग्नोर किया जा रहा है, इस नारे में, इस स्टेटमेंट में बड़ी जान पड़ जाती है। तो ये वो एरियाज़ हैं पॉलिटिकल लेवल पर, इन्वेस्टमेंट लेवल पर, जिन्हें देखने की ज़रूरत है। सीपैक के अंदर भी एक बहुत बड़ी शिकायत ये है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स या उसका रूट और उसकी बहुत सी चीज़ें जिन्हें बलूचिस्तान से इम्प्लीमेंट होना चाहिए था वो उस तरह से चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हुई। इस वक्त लेबे के एक गवादर पोर्ट सिटी ही है जो बलूचिस्तान में ज़्यादा विजिबल तौर पे नज़र आता है, वो कि बलूचिस्तान के अंदर और भी बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं सीपैक के, लेकिन या तो वो विजिबल नहीं है, या उनका चर्चा नहीं हो रहा, या उनका बेनिफिट लोकल पॉपुलेशन को नहीं मिल पा रहा। अब जो मिलिटेंट्स हैं, जो दहशतगर्द हैं, जो इंसर्जेंट्स हैं, उनका टारगेट्स भी
जो हैं ज़ाहिर है वो गवादर पे बार बार अटैक करते हैं, बिकॉज उनको और उनके पीछे जो इंडियन इस्टेब्लिशमेंट और हैंडलर्स हैं उनको ये एहसास है कि जितना ज़्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आगे बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी जो है वो दम तोड़ती चली जाएगी, उसकी पॉपुलैरिटी में कमी होगी। वैसे भी बलूचिस्तान की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन तो पश्तून है और सारी बलूच पॉपुलेशन इंसर्जेंसी का हिस्सा नहीं है। उसके चंद डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो टोटल ये मिलिटेंट्स हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे हमला करते हैं, मारे जाते हैं और रीग्रुप होते हैं, इनकी तादाद 400 से 500, 400 से 500 से ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहरहाल इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बनता है। सो बलूचिस्तान को हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है डेवलपमेंट के हवाले से, पॉलिटिक्स के हवाले से। हमने चंद दिन पहले चंद हफ्ते पहले हमने खबर सुनी बहुत पॉजिटिव कि किस तरह से रिकोडिक के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान और जो फॉरेन कंपनीज़ हैं उनके दरमियान में एक मायदा तय पाया है 50% प्रॉफिट शेयरिंग का। उसका मतलब है कि रिकोडिक जो है वहाँ पर भी काम शुरू होगा, वहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट और जॉब क्रिएशन होगी। लेकिन इसके साथ ही जो चीज़ लगी है कि रिकोडिक पे हमले भी अब होंगे, क्योंकि ये जो अभी जहाँ पे नौशकी और पंचकोर और ये जो चाकी का पूरा एरिया है इसी के अंदर है ये रिकोडिक की जो पोटेंशियल माइंस हैं। तो जैसे जैसे पाकिस्तान की स्टेट डेवलपमेंट करने की कोशिश करती है, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशंस खड़ा करना चाहती है, वैसे वैसे जो इंसर्जेंट्स हैं उनके पीछे जो इंडियन हैंडलर्स हैं वो उसके ऊपर अटैक करना चाहते हैं, बिकॉज वो उस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट को रोकना चाहते हैं। तो ये एक कॉन्टेक्चुअल बैकग्राउंड है इन हमलों का जो अभी हमने देखे नौशकी और पंचकोर में, जिसका चाइना से भी ताल्लुक़ है। जब हमारे सामने मज़ीद खबरें आएंगी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और शी जिनपिंग की मुलाकात की, तो मैं उसके ऊपर एक एनालिसिस आपके सामने लेके आऊँगा। थैंक यू।